हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये वही लेक्चर पुनः हम आपके लेकर आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसा कि आप यहाँ देखते भी हैं, रासायनिक आवंधन तथा आणविक संरचना। आपको पता होगा कि यह लेक्चर हमारा 5वां लेक्चर होगा। इसके पहले हमने आपको 4 लेक्चर तक इसी लेसन के प्रोवाइड किए हैं, और ये जो लेक्चर आपके लिए हैं वो आपके नीट और जेई से रिलेटिव लेक्चर हैं। मेडिकल में आने वाले सभी या एग्ज़ामों में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके यही हैं। तो आपको मैंने अभी तक 30 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, वो 30 नहीं, और एक लेक्चर में मैंने आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किए। टोटल क्वेश्चन आपके 40 कंप्लीट हो चुके थे, और हम आज बात करते हैं 41 नंबर के क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन पर हम बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा अणु समतली है। तो अणु SF4 समतली है कि NF3 समतली है कि XeF4 समतली है कि SiF4। किसी भी अणु की समतली संरचना पता लगानी हो या किसी भी अणु की ज्यामिति को पता लगानी हो तो उसके लिए आपको संकरण पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर समतली संरचना पूछ रहा है, तो यहाँ पर समतली संरचना के लिए हमें केंद्रीय परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें संकरण पता नहीं होगा किसी चीज़ का, तब तक हम संरचना को जान नहीं सकते हैं। अब संरचना हमें जाननी है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो एक एक की संरचना देखें। जैसे ही लिखा है SF4, हमें SF4 का संकरण ज्ञात करना होगा। तो संकरण कैसे ज्ञात करते हैं आपको मैंने कई बार बताया था। जैसे संकरण हमें SF4 का ज्ञात करना है पहले का, तो संकरण ज्ञात करने सूत्र होता है क्या, x बराबर हमने लिखा था आपके लिए पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो केंद्रीय परमाणु है उसका हमें ग्रुप नंबर चाहिए, और प्लस में आपके हाइड्रोजन हो या आपका फ्लोरीन हो या आपकी क्लोरीन हो या आपकी ब्रोमीन हो या कुछ भी हो उनकी संख्या, और माइनस आवेश, और सभी को जोड़कर आपको भाग देना है 2 का, तो निकलेगा। जैसे SF4 का निकालना है, तो SF4 में केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर, और सल्फर का ग्रुप नंबर कितना होता है 6, प्लस इसमें कितना H है, कितना F है, कितना Cl है, कितना Br है। ना तो इसमें H है, ना Cl है, ना Br है क्या, फ्लोरीन F, तो लिख दो कितने हैं 4, तो 4। आवेश कितने हैं 0, कोई आवेश नहीं है, बटे 2, 6 4 10, और 2 कितने होगा 5, और 5 का मतलब संकरण क्या होगा sp3d, और sp3d की संरचना समतलीय नहीं होती। अब हम बात करते हैं जीनॉन फ्लोराइड की, XeF4 की, क्योंकि समतली संरचना होती है sp3, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं sp3d2 की। तो देखिए जीनॉन की संरचना है, जीनॉन किस ग्रुप का है 18 ग्रुप का, मतलब लास्ट कक्षा में 8, प्लस फ्लोरीन का कितना 4, आवेश कितना 0 कर दीजिए,
8 4 12 बोलते टोटल 6, और 6 का मतलब संकरण होगा sp3d2, अर्थात जिसका sp3d2 संकरण होता है, जिसका संकरण sp3d2 होता है वही आपकी समतलीय संरचना बनाता है। तो आप देखते हैं कि जीनॉन फ्लोराइड XeF4 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, अर्थात बी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 41 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। बार बार कहते हैं हम इसी क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं आपके लिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ आपको खुद ध्यान देना होगा। चलिए लेक्चर बड़ा होगा आपका, लेकिन आज बहुत सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे हम। यहाँ लिखा है 42 नंबर क्वेश्चन में कि AB तथा CD के द्विआण्विक अणु डबल मॉलिक्यूल्स के द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोलर कौन कहते हैं 10.41 और 10.27 डी हैं, जबकि आबंध दूरियां मतलब इनका द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम म्यू से लिखते हैं, इनके मान दिए गए हैं, और बॉन्ड लेंथ अर्थात एल के मान दिए गए हैं। तो यह क्या दर्शाता है, उनका कहने का मतलब यह है। तो एक बात जानना है, इनमें से कौन क्या दर्शाता है। देखो ये वो कहता है दोनों अणुओं में आबंधन 100% आयनिक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आबंध लंबाइयाँ अधिक हों या द्विध्रुव आघूर्ण अधिक हो तो उनकी अणुओं के मध्य आबंधन 100% आयनिक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर बी अगला देखें तो ए बी में, देखिए आप ए बी में आयनिक आबंधन गुण सी डी से अधिक है। वो कहता है ए बी जो आपका है, जैसे ए बी इसका कितना है आबंध दूरी 2.82, जबकि सी डी की आबंधन दूरी कितनी है 2.67। क्वेश्चन में दिया, आप पढ़ सकते हैं। इससे मुझे ए बी में आयनिक आबंधन गुण सी डी से अधिक है, मतलब ए बी कितना मान है 2.82, इसमें 2.67। तो आप खुद जानते हैं सी डी से अधिक है, तो यहाँ पर आबंध दूरी अधिक है, ना कि आबंधन अधिक है, आबंधन गुण अधिक। क्यों? क्योंकि उसने पूछा आयनिक आबंधन, तो यहाँ पर दूरी अधिक है, तो भैया आयनिक आबंधन थोड़ी दूर हुआ। आयनिक बॉन्ड जब होता है तो उनके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो ये तो वैसे ही होगा नहीं आपका, ये था गलत है। ए बी में आयनिक आबंधन गुण सी डी से कम है, हाँ ये राइट होगा, क्योंकि जब ये गलत है तो ये राइट हो जाएगा आपका। क्योंकि बंधों की यहाँ दूरी बताई, जैसे इन्होंने कहा ए बी की जो बंध दूरी है वो है 2.82 और सी डी की जो बंध दूरी है वो है 2.67। तो भैया यहाँ बंध दूरी 2.82 ई की ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इसका आयनिक बंध कम होगा और इसका आयनिक बंध अधिक होगा। इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। इसलिए आपका सी राइट आंसर होगा आपके। आइए अगले बात करें 43 क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दी गई जातियों की आबंध कोटि के बढ़ते हुए क्रम को व्यक्त करता है। इनमें से कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो दी गई जातियों, मतलब इनमें से कौन सी व्यवस्था है कि दी गई जातियों की आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर के बढ़ते क्रम को व्यक्त करती है। अब बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना तो सर सबका ज्ञात करना होगा तभी क्लियर होगा। चलिए प्रयास करते निकालने का। क्या क्या दिया है NO+, थोड़ा अच्छे से करते हैं, थोड़ा ध्यान देना आप। NO का बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करते हैं NO+ का। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे ज्ञात करते हैं आपने अभी सीखा होगा, कभी भी कई बार मैं आपको सिखा भी चुका हूँ। देखिए बॉन्ड ऑर्डर का मतलब यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो किसी पर चढ़ा दिया, जैसे सपोज दैट नाइट्रोजन पर चढ़ा दें पॉजिटिव, चलो किसी एक पर पॉजिटिव चढ़ा दें। नाइट्रोजन की आउटर सेल पकड़िए, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक होता है 7। तो आपका क्या आएगा 1s2 2s2 एंड 2p3, और 2p3 ना होकर लास्ट कक्षा में हो जाएगा क्या 2p2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1+ चार्ज चढ़ा दिया मैंने, तो समझ लीजिए कम हो गया, और यहाँ होगा 2p4। और देखो
अब मैंने कहा था पहले लेक्चरों में, पहले आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब जो नाइट्रिक आयन है ऑक्साइड के रूप में, यह कैसे बना होगा, यह बना होगा एक N और एक O से, जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप ऐसा करने के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, अंतिम कक्षा में पहुँचिए, इसकी अंतिम कक्षा में पहुँचिए। और आप देखिए यदि पी कक्षा है, तो पी कक्षा यदि है आपकी, तो पी कक्षा में पहले आपके 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और बाकी अलग, अर्थात देखो 6 4 दोनों को मिला लीजिए, 4 और 2 6, मतलब 6 - 0 और बटे में कर दिए 2, मतलब बॉन्डिंग जो हो गया एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो कितना आया 3 आया। अगर नहीं समझ में आया दोबारा सुन लेना, NO की बात हो रही, NO का मतलब क्या, एक N होगा एक होगा, तो N का इलेक्ट्रॉन मैथ किया तो लास्ट कक्षा में 2p3, एक लाख 2p4। अब देखो पी कक्षा है तो जोड़ इनके इलेक्ट्रॉन को जोड़िए, 4 और 3 7, 7 का मतलब 6 - 1 ऑब्लिक टू 2 इक्वल टू क्या 5 का मतलब 2.5, ढाई आ गया। अब ओनली क्या है, अब है NO अकेले का, NO अकेले का नहीं, NO माइनस का है, तो मतलब एक पर आप समझ लीजिए 2p3 आएगा, P पर यहाँ 2p5 कर लीजिए आप, क्यों, क्योंकि एक पर ऑक्सीजन माइनस का है ना, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 और 3 8, 8 का मतलब 6 - 2 बटे 2, बोले तो 6 में 2 ओनली 2 बचेगा। अब आपका है O2 माइनस का, तो O2 माइनस का मतलब एक होगा 2p4 और एक होगा 2p5, क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर नॉर्मल होगा और एक ऑक्सीजन माइनस होगा, तो आपका एक 2p4 तो चल रही है, और एक ऑक्सीजन मतलब नेगेटिव होने का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो क्या होगा 5 4 9, 9 का मतलब 6 - 3 बटे 2, बोले तो 1.5, यही होगा ना आपके, तो 1.5 होगा। तो इन्होंने कहा कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम कौन है आपका, सबसे कम आप देखिए आपका O2 माइनस है, तो O2 माइनस कहाँ है जी, आपके बी राइट में। इससे बड़ा कौन है आपका, 2 पॉइंट नहीं ओनली 2, अर्थात NO माइनस, तो NO माइनस आपका ये, फिर ओनली आपका NO का कितना है 2.5, तो NO तीसरे नंबर पे आएगा, और NO प्लस का 3 आया, तो आपका लास्ट NO प्लस, अर्थात बी आपका राइट होगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी अणु जिससे बना हो उन दोनों अणुओं की बाह्यतम कक्षा में जाइए और इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, तो यदि पी कक्षा हो तो 6 पर घटा देंगे, अर्थात बी राइट ऐसे होगा, अर्थात क्योंकि आप खुद देखिए इसका 3 आया, तो सबसे बड़े ये 2.5 आया, ऐसे होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर 44 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। कोई दिक्कत हो ना समझ में आया तो हमें क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, जिससे आपके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन में आइए, निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है, प्रक्रिया वही है, पिरामिडीय चाहिए आकृति, तो पिरामिडीय आकृति करना है, आप देखिए तो कैसे होगा। आकृति किसी चीज़ की पता लगाना हो तो हमने आपको ऊपर ही पहले बताया कि आप पहले संकरण को पता लगाइए, केंद्रीय परमाणु का जो संकरण होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी आकृति निर्धारित होगी। जैसे CO3 2 माइनस संकरण ज्ञात करें, तो केंद्रीय परमाणु क्या है कार्बन, इसका ग्रुप नंबर कितना होता है 6 प्लस, HFCl Bri है नहीं है तो 0 माइनस, आवेश कितना है माइनस का 2, ऑब्लिक कर दो 2 का, तो 6 और 2 कितने हो 8, 8 का मतलब 4 और 4 का मतलब sp3। अगर हमने बात करी SO3 की, तो S के ग्रुप नंबर कितना होता है 6, ऑक्सीजन HFCl Bri नहीं है, आवेश नहीं है बटे 2, तो 3 आया, 3 का मतलब संकरण क्या हो गया sp2। इधर हम PF3 में देखें तो फास्फोरस कक्षा है 5 प्लस, फ्लोरीन कितने हैं 3 माइनस 0 बटे 2, 5 3 8 मतलब sp3, कितना है sp3। अब sp3 जिसका संकरण है उसकी आकृति पिरामिडीय होती है। अब BF3 का और देख लें, बोरॉन की कक्षा में कितना होता है 3 और 3 3 6, 6 का मतलब 3, 3 का मतलब sp2, अर्थात यहाँ पर जिसकी आकृति, यहाँ देखो सभी के सभी देखो 2 में sp3 आ रहा है और 2 में sp2 होगा,
इसलिए क्वेश्चन अभी देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो गलत होगा। अगर होगा राइट आंसर तो आपका डी होगा। आप सभी का संकर्ण ज्ञात करना है, इस प्रकार मैंने सिखाया था आपको वैसे ही। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के रैखिक बहुलीकृत संरचना का निर्माण करेगा। तो लो फिर वही प्रक्रिया है, हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हर बच्चा जानता है कि जहाँ पर फ्लोरीन हो, जहाँ ऑक्सीजन हो और जहाँ नाइट्रोजन हो, वे सभी के सभी हाइड्रोजन बॉन्ड दर्शाते हैं। तो आप यहाँ देखिए नाइट्रोजन है अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप ऑक्सीजन देखिए, एच जल को देखें तो ऑक्सीजन है, और एच एफ को देखें तो यहाँ पर भी फ्लोरीन है। इस सभी के सभी हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक जो हाइड्रोजन बॉन्ड दर्शाता है वो आपका उसमें होता है जिसमें आपका फ्लोरीन होता है। इसके बाद आपका ऑक्सीजन होता है, आपका होता है ना फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इसमें ऑक्सीजन फिर होता है आपका नाइट्रोजन। तो जिसमें फ्लोरीन होगा वही आपका अधिक होगा, अर्थात डी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। इसलिए डी राइट आंसर होने के बाद आप क्वेश्चन चलते हैं 9वें नंबर पर। हमने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया भी है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हो सके तो उन क्वेश्चनों को देख अवश्य लें, ठीक है। आइए 46 नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक हैं। मतलब किन में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक एक पॉइंट पर हम बात करें। जैसे लिखा पहले BCl3, तो बी का मतलब एक Cl, एक Cl, एक Cl, एक Cl। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड लिखा BCl, BCl। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 2, 4, 6। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी यहीं दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। अगर PCl5 में देखा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि केंद्रीय परमाणु के जितना अधिक से अधिक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो एक Cl, 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 Cl। तो यहाँ तो केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हुए, अर्थात कमी वाला केवल आपका BCl3 ही है। मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप तो देखो, मैं तो ये कहता हूँ PCl5 में तो कमी हो नहीं सकती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि फास्फोरस की लाल कक्षा में 5 तो पहले से ही होते हैं, और 5 क्लोरीन जोड़े तो समझ लीजिए 5 5 10 तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही आधे कम तो हो पाते नहीं, यहाँ कम तो होंगे ही नहीं उनके, ठीक है। और BeCl2 में यदि हम देखें तो बेरिलियम की लाल कक्षा में 2 होते हैं, और 2 क्लोरीन जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, और दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएंगे अपने आप, अर्थात BCl3 की यहाँ पर कमी होगी अपने। BCl3 में यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इसका मतलब है 46 का आपका राइट आंसर ये होगा। आइए 47 नंबर पर बात करें रहे हम। देखिए N2 तथा N2+ की वियोजन ऊर्जाओं डिसोसिएशन एनर्जी के बीच संबंध में कौन सा सही है, पूछा मुझे लगता है। एक मिनट देख ले क्वेश्चन कौन सा है सही, और गलत की बात नहीं हो रही यहाँ। देखिए चलिए N2 तथा N2+ की वियोजन ऊर्जाओं के बीच संबंध किसका है। तो यहाँ पर वियोजन ऊर्जा की बात करें तो N2 की वियोजन ऊर्जा अधिक होगी और N2+ की वियोजन ऊर्जा कम होती है। इस बात ना मतलब N2 की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो अधिक होगी और N2 पॉजिटिव की एनर्जी कम होगी, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है। इसकी एनर्जी अधिक होगी, इसकी कम होगी। यहाँ पर C आपका राइट आंसर होगा, ना आपका ये होगा, ना आपका ये होगा, ना डी आंसर होगा। C आपका यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। 47 कंप्लीट होगा। 48 नंबर में हम बात करें, देखिए
ये आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल में धनायन ऋणायन के संयोग करने में किस प्रकार का बन सकता है। अर्थात वो कहता है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव धनायन एंड ऋणायन के संयोग करके किस प्रकार की योग का निर्माण हम कर सकते हैं। तो सर हम आयनिक योग का निर्माण करते हैं मेरे हिसाब से सर। सहसंयोजी अर्थात जैसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को हमेशा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनता है। धात्विक बंध हमेशा धातुओं के मध्य बनता है। आयनिक बंध हमेशा आयनों के मध्य बनता है। इसलिए आपका राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर आपका 48 का क्या होगा, ए होगा। आपको बता दें, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बात बार बार हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड की भी कई बार बात हुई है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड अर्थात इससे और सहसंयोगी बॉन्ड इससे दुर्बल माना जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा वो नहीं है, क्वेश्चन हमारा है कि धनायन वाली और ऋणायन की, मतलब जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इनसे कौन बनता है। तो भाई साहब इससे आयन आयन है तो आयन से आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 48 का मतलब है कि आपका राइट आंसर जो है वो है आपका ए। ठीक, आइए हम बात करते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पर। मज़ा आ रहा होगा। इस सभी क्वेश्चन वो हैं जो आप अच्छे से देख सकते हैं। चलो बताइए, कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कर दें। आइए, निम्नलिखित में से किस आयन में पी पाई और डी पाई हो सकता है। आच्छादन का मतलब है ओवरलैपिंग। वो पूछता है पी पाई और डी पाई में आच्छादन हो सकता है, मतलब किस में पी पाई और डी पाई। डी पाई नहीं होगा यहाँ हमारे हिसाब से, रॉन्ग, या तो आंसर रॉन्ग है निश्चित, क्योंकि यहाँ पर पी पाई होना चाहिए, मतलब पाई पाई आबंध की बात होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं, यहाँ पर ओवरलैपिंग की बात करता है, किसमें पी ओवरलैपिंग होगा। तो सर जी नाइट्रोजन में भी पी कक्षा होती है, ऑक्सीजन में पी कक्षा होती है, फास्फोरस में ऑक्सीजन पी कक्षा होती है, इसमें भी देखा जाए तो सब में पी कक्षा होती है। ओवरलैपिंग की बात करता है सर। तो मेरे हिसाब से आप सी नंबर पर बात करें। देखो फॉस्फोरस आउटर सेल में कितना होता है, 1 2 3 4 और जो 5 होते हैं। यहाँ भी एक ऑक्सीजन लगाई, एक ऑक्सीजन यहाँ भी लगाई, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाई, माइनस माइनस माइनस, ऐसी तरह से बनेगी ना आपके। अब 3 माइनस है, तीनों माइनस हो गए, एक वो बचा, कुछ नहीं करना है आपका, वो 3 बचे, एक वो बचा, जो बस यहाँ से डबल बॉन्ड के द्वारा वो जोड़ दीजिए। तो देखो इमा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है डियर, और जहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए वहाँ पाई बॉन्ड होता है। इसका मतलब सी राइट आंसर होगा। समझ बात को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फॉस्फेट सी आपका क्या होगा, एक राइट आंसर होगा। आइए 50 वाले क्वेश्चन पर। देखो हम बार बार कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम, सभी की सभी ऑल एग्जाम, देखो जैसे आपने क्वेश्चन देखा था ये 2000 में आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर है। हम पता है कि अब ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन जब सिंपल हो आपको बनने लगेंगे तो मेरे हिसाब से हार्ड करने की भी आपकी इच्छाएं जागृत हो लगेगी, क्योंकि जब हम सरल से जटिल की तरफ चलेंगे तब हमारा कुछ काम बन सकता है। ठीक है, हम चैप्टर बाय चैप्टर ही लेकर आए हैं, जिनमें से आपको अभी जितने भी क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको, समझ लो 50 क्वेश्चन हमारे आज तैयार हो चुके हैं। ठीक है, जो भी समस्या हो आप बता देंगे हमें। 49 कब हो गया, आइए आप 50 क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए ये लिखा 50वां नंबर, देखिए यहीं आपका 51वां है, यहीं आपका 50 नंबर है। आइए 50 में 10 क्वेश्चन अभी और हम करेंगे। हमने कहा पहले भी था कि अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे हम आज। निम्नलिखित में से किस में बॉन्ड एंगल अधिकतम होगा। बंद कोण किस में अधिक होता है, पहले बात ये ध्यान है।
तो बंद कोण NH4 प्लस में अधिक होगा। क्यों होगा थोड़ा हम देख लें, संकरण याद करके देखते हैं। NH4 का संकरण क्या होगा, तो नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु में तो लास्ट कक्षा में कितना होता है इसके 5 प्लस कितना हाइड्रोजन है 4, कितना आप इसे प्लस का 1 भाग दी 2 का, तो कितना हो गया 5 है आपका, प्लस माइनस क्या होगा 4 में से 1 चले जाइए, कितने हुए 3 और 5 3 8, 8 का मतलब 4 और 4 का मतलब संकरण हो गया क्या sp3। और sp3 संकरण होता है उनमें एंगल होता है 109 अंश 28 मिनट का। क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, संकरण यदि आपका जो हो गया sp संकरण 180 डिग्री होता है, sp2 हुआ तो संकरण 120 का होगा और sp3 हुआ उसमें 109 अंश 28 मिनट कौन होगा। तो भैया यहाँ तो NH4 हुआ, NH4 प्लस में तो sp3 संकरण निकला ना, तो ये तो आपका हमारा होनी चाहिए, अधिकतम चाहिए है ना। एक बार थोड़ा बात कर लें दोबारा, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम संकरण चाहिए हमें। अधिकतम संकरण अगर हमने NH3 में करा तो NH3 में देखो कैसे निकलेगा, NH3 में कौन अधिकतम की बात करता है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो 3 है और 5 3 8 अर्थात 4 अर्थात sp3 इसको निकलेगा। ऐसी है मतलब जिसमें एंगल अधिक होगा कोण अधिक बनेगा, तो एंगल यहाँ बनता है 50 नंबर इसी, जो हम गलत बता रहे थे, थोड़ा ध्यान दिया ठीक है। 51 की बात कर लें, देखो इस पर दिख भी रहा होगा आपका, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, देखो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अगर आप सही से देखें तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं हम 51 नंबर के क्वेश्चन पर। अब 51 नंबर के क्वेश्चन में बात करें, देखिए आप खुद बनेगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन से दो संरचनात्मक हैं, सम संरचनात्मक है, हम भूल चुका हूँ देख दिया। यहाँ पूछा उन्होंने कौन से दो सम संरचनात्मक होंगे, समान संरचना किनकी एक सी होगी, तो समान संरचना उनकी एक सी होगी जिनका संकरण एक सा होगा। तो संकरण एक सा किसका है, तो हम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर संकरण इन दोनों का अलग अलग होता है, यहाँ sp3 निकलता है संकरण, और यहाँ पर यदि हम 51 में देखें तो दोनों के दोनों में चाहे आपका XeF2 जीवा राइट होगा। क्यों, क्योंकि XeF2 और IF2 दोनों में संकरण होता है, वो होता है sp3d। x नहीं आप समझ में आ रही तो देखो संकरण हम देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ सम संरचना तो मतलब समान संरचना, और समान संरचना उनकी होगी जिनका संकरण समान हो। तो देखो हमने कहा सी राइट होगा, XeF2 निकाले ले रहे हैं हम। जीनोन का अंतिम अक्षर में कितना होता है 8 प्लस फ्लोरीन कितने हैं 2 -1 ऑब्लिक, तो 8 और इधर क्या होगा, आप देखिए यहाँ माइनस है ना, माइनस क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 1 मिनट होगा थोड़ा गड़बड़, एक मिनट के लिए यहाँ पर आपका ये माइनस नहीं है आपका, ठीक है। XeF2 है ना केवल, तो 8 और फ्लोरीन कितने हैं 2 ऑब्लिक कर देंगे 2, 8 तो 10 का मतलब 4, 8 10 का मतलब 5 और 5 का मतलब sp3d। इधर यदि IF2 को भी निकालें हम तो I की लास्ट कक्षा 7 प्लस फ्लोरीन कितने 7 2 9 और एक माइनस होगा तो कितना होता है 10 का मतलब 5 और 5 का मतलब sp3d। अर्थात दोनों का संकरण आप याद कर लीजिए, आपको जिस तरीके से आप संकरण निकालता बनता हो उस तरीके से आप संकरण निकालिए। हमने तो अपना मेथड सिखाया आपको, और संकरण जिनके समान आ गए उनकी वे समान संरचना वाले हैं, इसलिए आपका सी आपका ये राइट आंसर है आपका, ठीक है। क्योंकि इनकी दोनों में बात करें सी आपका राइट है, क्यों है, क्योंकि इन दोनों का संकरण जो है, इन दोनों का केंद्रीय परमाणु संकरण वो आपका sp3d है। संकरण क्या है sp3d, अर्थात इन दोनों संकरण का है sp3d, अर्थात यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
आगे चलें 52 नंबर के क्वेश्चन पर। क्योंकि संरचना ध्यान देना है तो हमें आज संकरण बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला लेसन है जो आपके लिए अनिवार्य भी रहेगा। ठीक है, देखिए चलिए, एक मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अगर हम 52 नंबर के क्वेश्चन पर बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन अर्थात N2 का निर्माण, नाइट्रोजन अर्थात उनका कहने का मतलब है जो आपका नाइट्रोजन है वो N2 मॉलिक्यूल्स को बनाता है, और जबकि जो फास्फोरस है वो P4 बनाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है P पाई और D पाई आबंध कमजोर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्डिंग जो शिफ्टिंग होती है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है पी पाई और डी पाई वो तो प्रबल होता है, इसलिए ये N2 बनाएगा। लेकिन जो फॉस्फोरस P और P यदि बनाएगा इस प्रकार, तो इसकी जो बॉन्डिंग होती है कमजोर। ठीक है, इसलिए ये कहने का मतलब मेरा यह है आपके लिए, उसको छोड़िए, आप सीधे समझ लीजिए कि N2 नाइट्रोजन N2 बनाता है और फास्फोरस P4 बनाता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आबंध जो वैकल्पिक ऑर्डर बता रहा हूँ मैं कि P पाई और D पाई आबंध क्या होता है, कमजोर होता है, इसलिए ये बना ली, ऐसा करता है। जबकि आपको कोई पता है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो जिस प्रकार D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी अकॉर्डिंग आपका वर्क होता है। मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मार्कर पूरा नहीं चलता, यहाँ से चलता है यहाँ तक, आप खुद देख लीजिए। इसके आगे हम मार्कर ही चलाने के बाद कहते देखो जा भी नहीं रहा है, हम खुद प्रयास करते हैं, जाता ही नहीं है, देखो बहुत करते हैं प्रयास, नहीं जाता है। इसी रीजन से हम यहाँ पर ज़्यादा विस्तार नहीं करते, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। यदि नहीं आए तो हम व्हाइट बोर्ड पर आपके क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन पर आप आइए। क्वेश्चन कहता है द्विपरमाणविक अणु में प्रधान अक्ष Z है और आणविक कक्षक Px तथा Py ओवरलैपिंग कर किस प्रकार कक्षक का निर्माण करते हैं। तो यहां पर पाई आणविक कक्षक के कारण ऐसा होता है। आप खुद दिमाग लगाइए, क्योंकि यहां सिग्मा बॉन्डिंग तब होता है, देखो एक बात जान लीजिए, यहाँ पर ओवरलैपिंग जो आपकी होती है अतिव्यापन, अगर S ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यदि SP ओवरलैपिंग है तब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, PP ओवरलैपिंग है तब भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन आप कहोगे सर PP, फिर पाई बॉन्ड कब बनता है? तो पाई बॉन्ड भी PP अतिव्यापन से बनता है, लेकिन PP अतिव्यापन होना कैसे चाहिए? आपका लंबवत होना चाहिए, इस बात को ध्यान, अर्थात पार्श अतिव्यापन होना चाहिए। ठीक है, पार्श अतिव्यापन होगा, हेड पार्श अतिव्यापन जब होगा तब आपका पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पर PP कह तो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सिग्मा ना कहके ओनली हम कहेंगे इसका। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारे हमेशा कहता हूँ कि जो होगा यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, ये नंबर करेक्ट होगा। अब इनको सॉल्व करके, इसलिए आप पहले खुद कीजिए और फिर उनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और फिर मैं आपको आंसर दूं तो उसको मिलाइए कि हाँ सर ने कुछ बताया, मैंने कुछ बताया, तो आपका इस प्रकार क्लियर रूप से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे और आपको ये बनते चलेंगे। पेन कॉपी हमेशा लेके बैठना पड़ता है। हाँ, वो परिस्थिति अलग है कि आप कहीं बस में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, तो ऑनलाइन का आनंद भी यही होता है कि हम अपनी समय को बचा सके। जहाँ पर बुक ना ले जा सकें वहाँ पर भी हम अपना कुछ वर्क कर ले, यही हमारा काम होता है। ठीक है, आपको समझ में आएगा वो? अगर समझ में आया तो बोलो बाकी बारी लाल की जय। आइए 54 नंबर क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो लिखा है X सिंगल बॉन्ड H डॉट डॉट Y में X तथा Y दोनों
विद्युणात्मक तत्व है। और वो कहता है एक्स ही विद्युणात्मक तत्व है, वाई विद्युणात्मक है, तो फिर समझ लो एच विद्युणात्मक तत्व नहीं होगा। जब वो कहता है एक्स और वाई दोनों विद्युणात्मक तत्व हैं तो भैया आपका एच नहीं होगा विद्युणात्मक। अब जब एक्स नहीं होगा विद्युणात्मक तो दिमाग लगा लीजिए क्या होगा, तत्व है। एक्स पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, हो सकता है भैया। विद्युत नहीं है आपका कोई, जब विद्युत नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो भैया घनत्व तो बढ़ेगा ही, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। और जब ग्रहण करेगा तो विद्युत नहीं होगा, ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा। अर्थात हाइड्रोजन कौन विद्युत नहीं तत्व है, इसलिए इसका घनत्व नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका घनत्व बढ़ेगा। हाइड्रोजन कौन बढ़ रहा है, ठीक है। और दोनों तत्वों में दोनों तत्वों में क्यों बढ़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन तो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि उसको वो इलेक्ट्रॉन विद्युत है। दोनों तत्वों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, नहीं हो सकता। दोनों इलेक्ट्रॉन अरे भैया एक पर कुछ बढ़ेगा, एक्स पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा ना, बढ़ता है, ठीक है। आपका ए राइट आंसर होगा। जो विद्युत खींचता है उसी के अकॉर्डिंग काम होती है सर। आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, 55 नंबर के क्वेश्चन पर। 55 नंबर कुछ कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस में पी पाई और डी पाई आबंधन है। अरे यार अभी क्वेश्चन का आंसर दिया था आपको हमने, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया था, अर्थात जो SO3 दो नेगेटिव है, यहाँ पर पी पाई और डी पाई बॉन्डिंग उपस्थित होती है, ठीक है। आप सही से समझते चलिए और लिखते चलिए इन क्वेश्चनों को, कोई डिस्टर्बेंस तो पता चला। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं आपके लिए। 55 का हम पहले बात कर चुके थे। आइए 56 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम अभी। NO3 माइनस आयन में नाइट्रोजन पर बंध युग्म तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या क्या होगी। अरे एक बंध युग्म की संख्या बताना, एकाकी इलेक्ट्रॉन। चलो भाई ये बंध बना लें थोड़ा। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग नेगेटिव, और एक ऑक्सीजन बची तो डबल बॉन्ड। NO3 माइनस आयन में नाइट्रोजन पर बंध युग्म बताना है, तो नाइट्रोजन बंध युग्म बताना है। तो बंध युग्म कितने हैं आपके, देखो कितने बन रहे हैं नाइट्रोजन बंध, 1 2 3 4। बंध युग्म कितने बन रहे, 4 बन रहे, अर्थात बंध युग्म कितने हैं, 4। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म संख्या, लॉन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या LP कितने हैं, तो 0 है। नहीं समझ में तो दोबारा सुन लीजिए। देखो आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ थोड़ी जगह भी है। ये आपका है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कक्षा में कितने हो, 5। तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपने ऑक्सीजन जोड़ दी, नेगेटिव तो लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन लगा दीजिए, ऑक्सीजन माइनस, यहाँ लगा दीजिए ऑक्सीजन माइनस। तो तीनों जगह ऑक्सीजन लग गए और सबकी बैलेंसी पूरी होगी। नाइट्रोजन की बैलेंसी पूरी होगी, ऑक्सीजन की बैलेंसी पूरी होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर पहले से हो गया। यही बात होगी। नाइट्रेट की बात करें NO3, अब यहाँ बॉन्डिंग कितनी बन सकती है, तो 1 2 3 जो है स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन एक बॉन्डिंग आपकी यहाँ से भी बन सकती है, अर्थात टोटल बॉन्डिंग कितनी हो सकती है, 4। और जब यहाँ से बॉन्डिंग बन जाएगी तो लॉन पेयर एक भी नहीं होगा। अगर यहाँ से बॉन्डिंग नहीं बनी तो लॉन पेयर बॉन्डिंग की संख्या 3 और लॉन पेयर की संख्या 1 हो सकती है। और यदि बॉन्डिंग यहाँ से बन गई तो बॉन्ड हो गए 4, लॉन पेयर हो गए 0। ये आपको ध्यान देना है। तो आप बंद बना लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। आइए 57 नंबर क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है इधर, तो अभी आगे पीछे मिलेगा कहीं आपको। चलिए कि क्वेश्चन पर बात कर ले रहे हम, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा 57 नंबर है। लेकिन समझाने से देखो
काफ़ी क्वेश्चन हो गए। आप समझ लीजिए 57 नंबर का क्वेश्चन है आपका। आप 57, 58, 59, 60 इस प्रकार आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अर्थात ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए ध्यान से कि इस सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए आप इनको अच्छी तरह से आप इनको हल कीजिए, ठीक। तो इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। क्या कहता क्या है कि कौन सा कथन कार्बन के दो परमाणुओं के बीच सिग्मा तथा पाई आबंध निर्माण के लिए सत्य है। अर्थात दो कार्बन के परमाणु ले लीजिए, वो कहता है सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। दो कार्बन परमाणु के मान अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता है तो कौन सा कथन सत्य है बनने के लिए। चलिए पहला पढ़ें तो कहता है सिग्मा आबंध कार्बन परमाणु के बीच दिशा ज्ञात करता है। ऐसा कुछ नहीं है। जबकि पाई आबंध इस संबंध में कोई प्राथमिक प्रभाव नहीं है। ये तो पॉइंट गलत है। प्रभाव होता है, उसका भी होता है, ठीक है। इसलिए आपका जिबाला जो राइट ए नंबर का क्वेश्चन है ये गलत है आपका, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए बी नंबर बात करें। ए नंबर तो आपका रॉन्ग हो गया। सिग्मा आबंध पाई आबंध से अधिक मजबूत होता है। एक मिनट सुनना, क्वेश्चन ने कहा क्या था? सत्य नहीं है। अरे यार, सही ढूंढने के चक्कर में जो सत्य था उसको हमने असत्य ठहरा दिया। सिग्मा और पाई आबंध निर्माण की बात करता है। सिग्मा आबंध की दिशा ज्ञात करता है। सिग्मा आबंध हमेशा परमाणु के बीच दिशा बताता है और पाई आबंध इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। ये राइट आंसर है आपका। और राइट आंसर नहीं हमें चाहिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका मतलब यही गलत होगा। आप भी मेरी भांति गलती मत कर देना प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है, नहीं तो वैसे ही आपका सही है कि सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शन बताता है एक परमाणु की, ठीक है। आगे देखना, देखिए सिग्मा आबंध पाई आबंध से अधिक मजबूत है। यस, सिग्मा आबंध स्ट्रॉन्ग होता है, पाई आबंध वीक होता है। पागल है। अर्थात इसका मतलब ये तो राइट तो है, लेकिन हमें गलत कथन चाहिए, तो ये भी नहीं होगा हमारा राइट। सिग्मा तथा पाई आबंध की आबंध ऊर्जाएं क्रमशः इतनी होती हैं। नहीं, और नहीं तो इसका मतलब यही कि कथन असत्य है। ये तो असत्य कथन यही है, इतनी नहीं होती है। सिग्मा बंध को तोड़ने के लिए मेरे हिसाब से 90 किलो कैलोरी से भी ज़्यादा चाहिए होती है, और पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 65 किलो कैलोरी चाहिए होती है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर 264 लिखा है, तो गलती है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो आपका सी यहाँ गलत होने के बावजूद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका सही कहलाएगा। बाकी आपके भी सभी सही होंगे। आप देखिए, अगर 58 क्वेश्चन पर हम बात करें, थोड़े से क्वेश्चन बचे आपके। इनमें से कौन से युग्म में दी गई दोनों जातियां समसंरचनात्मक नहीं हैं? तो हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में भी आपको बताया समान संरचना चाहिए, तो उसके लिए आपको संकरण ज्ञात करना होगा। जिनके संकरण समान होंगे वही समसंरचनात्मक है, ठीक है। जैसे हम किसी एक का संकरण आपको ज्ञात करके समझाते हैं, हमने ऊपर ही बताया, लेकिन फिर दोबारा इसकी बात कर लें। सिलिकॉन की लाल कक्षा में कितना होता है? 4 प्लस फ्लोरीन कितने हैं? 4 और बटे 2, 4 4 कितना? 8 का मतलब संकरण हुआ sp3। अगर हम SF4 में देखा तो लाल कक्षा में कितना है? अरे गलत, एक मिनट रॉन्ग हो जाएगा। सल्फर, हाँ यार, सिलिकॉन की लाल कक्षा में कितना होता है? 4 और फ्लोरीन कितना है? 4। इसका मतलब और भाग दिया 2 का, संकरण क्या होने के लिए? sp3 निकलेगा, क्योंकि 4 4 8 और 2 ओनली 4 निकलेगा। 4 का मतलब संकरण sp3। SF4 में देखा तो लाल कक्षा में कितना हो? 6 प्लस 4, तो 6 4 10, 10 का संकरण होता है sp3b। 6 4 10 और 2 देंगे 5 है, 3 1 4 1 5। अर्थात इन दोनों के संकरण अलग है। मतलब इसका संकरण है sp3, इसका संकरण है sp3dt,
इसका मतलब है यह समान समसंरचना तो है ही नहीं, समसंरचनात्मक है ही नहीं। और यही हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, यही हमें आंसर चाहिए था जिसका संकरण समान हो, समसंरचनात्मक तब हम पता लगाएंगे जब हमें किसी चीज का संकरण क्लियर पता हो। तो यहाँ पर SiF4 का संकरण आया sp3, इसका संकरण आया sp3d, मतलब इनका दोनों का संकरण अलग अलग है, इसका मतलब संरचनात्मक संरचना भी अलग अलग होगी। ठीक है, इस प्रकार आपका ये क्लियर होता है। आप निकाल, बाकी इनमें आप निकालिए, इनका संकरण समान आएगा, इनका भी संकरण सबका समान आना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम 59 नंबर के क्वेश्चन पर। मैं भी थक गया हूँ, काफ़ी चिल्लाते। अष्टफलकीय अणु MX6 में 180 डिग्री वाले X सिंगल बॉन्ड M सिंगल बॉन्ड X आबंधों की संख्या कितनी है? इनके MX6 में 180 डिग्री कोण वाले आबंधों की संख्या कितनी है? तो 180 डिग्री का कोण कब बनता है? जब संकर्ण क्या हुआ आपका SP हो। संकर्ण क्या हुआ आपका SP। हमारे हिसाब से तो यहाँ जब संकर्ण SP है तो यहाँ पर 2 नंबर होने चाहिए, राइट। आबंध की संख्या केवल 2 होनी चाहिए। लेकिन बात करें अष्टफलकीय अणु है, MX6 है, और अष्टफलकीय अणु की बात हो रही, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ ना होगा, 2 ना होगा, क्या होगी 3 होगा। ठीक है, तो 59 का राइट आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके, फिर इसके बाद ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम पर आपके या तो मैं आपके लिए अगले चैप्टर के लेकर आऊँगा, लेकिन आज रात्रि में हम आपको शाम को संकरण पढ़ाएंगे, अर्थात आपको अगले दिन वीडियो, कल आपको संकरण हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो मिल सकती है। क्या कहता है H2O द्विध्रुवीय है जबकि VeF2 नहीं, इसका कारण क्या है? H2O डाईपोलर है और जबकि ये नहीं है, क्यों? तो अभी मत सोच लेना कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर जबकि BF60 और BF2 के मध्य कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन परमाणु और किसी भी ऋण बुद्धि तत्व FON में से इनके मध्य बनता है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड राइट आंसर है, लेकिन थोड़ा सही से समझने की बात करना। जल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो सत्य है, लेकिन BF2 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि हमें के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के साथ साथ हमें हाइड्रोजन परमाणु भी देखना होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन है तो, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ है, इसमें नहीं है। तो ये करें H2O में हाइड्रोजन आबंध होता है, जबकि BF2 एक पृथक अणु है। आपका ये भी हो सकता है, लेकिन ये कब होता है? जब आपका ये ना होता है। अगर आपका ए वाला विकल्प ना होता तो हमारा ये सही होता और ये आपका गलत होता। अगर हमारा ए नंबर का क्वेश्चन राइट ना होता या विकल्प हमारे पास ए ना होता तो हमारा बी राइट आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड है जबकि BF2 में नहीं है। आपको सर आपने तो कहा था जहाँ पर फ्लोरीन देखे, जहाँ ऑक्सीजन देखे, जहाँ वही हाइड्रोजन बॉन्ड है। हम मानते हैं कि हमने ये कहा था, लेकिन हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साथ में किसी हाइड्रोजन परमाणु के साथ दिख ही चाहिए। तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये हम राइट तब मानते हैं आंसर जब हमारा ए वाला ना होता, क्योंकि ये यहाँ इस पर कहता है कि F की विद्युणात्मकता O से अधिक है, तो इसलिए यही कारण होता है कि H2O द्विध्रुवीय है जबकि BeF2 नहीं। इसका कारण है कि F की विद्युणात्मकता O से अधिक होती है। आगे से यदि क्वेश्चन पढ़े होंगे तो वहां पर उन्होंने बताया भी इस चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज, इसलिए तालियां बजाइए आप सभी लोग। और 60 क्वेश्चन होने के बाद, होने के लिए देखो आपका ये भी है क्वेश्चन, आपके लिए ये भी है, लेकिन अब नहीं करवा रहा हूँ। अगर मैं एक लेक्चर और लेके आऊँगा तो केवल वो लास्ट लेक्चर होगा इसका, जो आपके लिए सबसे बड़ा होगा। आपको अभी बता रहा हूँ, वो आपके लिए क्या होगा? सबसे बड़ा लेक्चर होगा, वो फाइनल लेक्चर होगा इस लेसन का, अर्थात केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फाइनल लेक्चर होगा आपका।
एक और लास्ट लेक्चर हम लेके आएंगे जो आपका फाइनल लेक्चर होगा। ठीक है, अभी आपने 60 क्वेश्चन किए। आप बताइए बच्चों कैसा फील हुआ, कितने राइट आंसर निकले, कितना आपको बनता था, यह हमें सब चीज़ हर बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करके देंगे। इस बात को आप बार बार कहता हूँ क्योंकि आपको बता दूँ मैं हेमंत प्रजापति आप सबका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारा कार्य आगे बढ़ सकता है, वर्क आगे बढ़ सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जितना हो सके चैनल को आप ये मतलब वीडियो को आप उतना शेयर कीजिए, और यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बार बार आपसे यही कहूँगा मैं। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक पर मतलब इसी का अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपके यही केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक लेक्चर और लेंगे। अभी आपका एक क्या लेक्चर है, 5वां लेक्चर है मेरे हिसाब से, और एक लेक्चर और लेंगे लास्ट 6वां, क्योंकि अभी तक हमने आपको केवल आपकी परीक्षा लेने के संबंध में समझ लिया, आपका टेस्ट ले रहे थे। तो अभी तक हम हर लेक्चर में आपको 3 लेक्चर ऐसे दिए, 4 जिनमें से केवल 10 क्वेश्चन हर सॉल्व करवाए। आज के लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, लेकिन सॉल्व हम नहीं करवा रहे हैं, सॉल्व आप करेंगे, क्योंकि हम तो एक क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप सॉल्व करना है। ये लास्ट लेक्चर होगा आपका फाइनल, जो हम आपको करके देंगे। ठीक है, तो 60 नंबर आपने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लास्ट लेक्चर लेके आएंगे, वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दें हंसी खुशी होकर। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपके लिए अगले लेक्चर पर। आप प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छा आप करेंगे, सफल होंगे। ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगले लास्ट लेक्चर पर। जय हिंद।